Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 30th July 2025. 30 जुलाई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक करें, लाइक ज़रूर करें। 100-150 लाइक अगर नहीं पहुंचाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। दूसरी चीज़ की जो बेल आइकॉन दबाना है दबा दो, जो नोटिफिकेशन ऑन करना है कर लो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो अब YouTube नहीं भेजता है नोटिफिकेशन। पहले भेजता था, मैंने कभी बोला भी नहीं आप लोग को इसलिए दबाने के लिए, लेकिन अब नहीं भेजता है नोटिफिकेशन YouTube। तो अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं तो दबा दीजिएगा, देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनालिसिस को, लेकिन उससे पहले सवाल जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं 30 जुलाई के लिए। पहला सवाल है निसार के रिगार्डिंग। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, निसार इज ए कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन बिटवीन इसरो एंड नासा। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज डिजाइंड टू मैप द इंटायर ग्लोब लैंड एंड आइस सरफेस यूजिंग डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार। तीसरा स्टेटमेंट है, इट विल मॉनिटर चेंजेस इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बट नॉट इन ग्लेशियर्स और कोस्ट लाइन शिफ्ट्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3। तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। आई होप यू आर गोइंग टू आंसर दिस। करेक्ट आंसर इसका है 1 and 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो लिखा है ना बट नॉट इन ग्लेशियर्स, एंड ये भी मेजर करेगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। रिसेंटली दिव्या देशमुख वॉज इन न्यूज़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट्स। आसान सवाल है, आई होप आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे दिव्या देशमुख वाले सवाल का, क्योंकि कल ही न्यूज़ में था। तो इसका आंसर तो आप ही लोग कर दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। तीसरे सवाल पर आते हैं। द एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर विच कॉज्ड सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल डैमेज इज रिलेटेड टू। अभी रिसेंटली मैंने आपको पढ़ाया भी था एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर के बारे में। ऑप्शन है, एन ऑयल स्पिल फ्रॉम अ रशियन टैंकर इन द कैस्पियन सी, अ न्यूक्लियर सबमरीन मेलफंक्शन ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान, a chemical laden cargo ship catching fire near Sri Lanka, illegal deep sea mining activity in the Indian Ocean। तो आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड है, एक्सप्रेस पर्ल डिजास्टर ऑल्सो। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका वैसे मैं बताता चलो, एक्सप्रेस पर्ल का बता, श्रीलंका के पास हुआ था, केमिकल लेडन कार्गो शिप था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन नाउ। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जो कि डिस्कस करना है। पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है फ्रंट पेज की, रिगार्डिंग द निसार ओनली। निसार के बारे में ही पहले तो देख लेते हैं। निसार का आज लॉन्च होना है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का। GSLV आपको पता है GSLV के माध्यम से, यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लैंड होगा जाएगा। 2392 किलोग्राम की है, डुअल फ्रीक्वेंसी में काम करती है। L बैंड एंड S बैंड है। L बैंड नासा ने दिया है, S बैंड इसरो ने दिया है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। L बैंड नासा का है, S बैंड इसरो का है। और ये जाएगी कहाँ तक, लॉन्च कहाँ होगी तो कहाँ तक जाएगी, तो याद रखिएगा आपको ये 743 किलोमीटर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाएगी, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जाएगी, है ना। एंड GSLV F-16 के माध्यम से जाएगी, रॉकेट जो है ये इंजेक्ट करेगा इसमें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एंड बाकी फंक्शंस तो वही सारे मैंने आपको बताई दिए, क्वेश्चन में भी आज आपको बता दिए हैं, तो याद रखिएगा। will intervene without fail if mass exclusion is found in Bihar draft poll revision। अब आप सबको पता चला होगा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल्स का। कहाँ पे चल रहा है, बिहार में चल रहा है। ठीक है ना, कौन कर रहा है, ऑब्वियसली बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है। थोड़े से मैं इसके बेसिक फैक्ट्स आपको बता देता हूँ कि क्या कैसे कर रही है। तो इलेक्टोरल रोल जो होता है, इसको वोटर लिस्ट भी कहते हैं या फिर इलेक्टोरल रजिस्टर भी कहते हैं। इट इज़ द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड रजिस्टर्ड वोटर्स विद इन अ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स इट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत ये इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करती है। अब इसमें कुछ सेक्शंस हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के। जैसे सेक्शन 16 है, वो कहता है कि नॉन एक्स सिटीजन जो हैं वो वोट नहीं कर सकते, ये सेक्शन 16 बोलता है। ठीक है ना, और इसके अलावा ये भी कहता है कि जो सिटीजन्स एज्ड 18 एबव हैं वो और सब वोट कर सकते हैं। एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस कंस्टिट्यूएंसी का
ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए आपको। ये सेक्शन 19 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है? तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक फोकस्ड टाइम बाउंड हाउस टू हाउस वोटर्स वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है विच इज कंडक्टेड बाय बूथ लेवल ऑफिसर, जिनको BLO बोलते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, टू अपडेट एंड करेक्ट द इलेक्टोरल रोल बिफोर द मेजर इलेक्शंस। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस प्रोसेस को कहा जाता है और इसका एम ये है कि ये लिस्ट एक्यूरेट रहे, इंक्लूसिव रहे, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिपेंसीज रहे, ठीक है ना। एंड सेक्शन 21 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, वो एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू प्रिपेयर एंड रिवाइज द इलेक्टोरल रोल, ठीक है ना। तो उसको सेक्शन 21 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये पावर देता है कि वो रिवाइज कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 324 भी ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है कि इलेक्शन सुपरवाइज एंड कंट्रोल करने के लिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन भी इंक्लूडेड है एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन भी इंक्लूडेड है, ठीक है ना। आर्टिकल 326 भी न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है उसको राइट टू वोट है, अनलेस दे आर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ ड्यू टू क्रिमिनल कन्विक्शन, अनसाउंड माइंड और करप्शन, ठीक है ना। तो इन कारणों से अगर वो मतलब डिस्क्वालीफाइड नहीं है तो उसके बाद राइट टू वोट होगा। हाँ, बहरहाल उसको 18 साल से ऊपर का होना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं। जुलाई 29 का लिखा हुआ है कि वर्ल्ड टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेशन 29 जुलाई को, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और आगे मूव करते हैं। 29 जुलाई को ही क्यों होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था 2010 में, आई थिंक, उस कारण से 29 जुलाई को लिया जाता है, देख लीजिएगा बाकी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। DRDO सक्सेसफुली होल्ड्स बैक टू बैक प्रलय टेस्ट फ्लाइट्स। यहाँ पे DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट फ्लाइट ऑफ द प्रलय मिसाइल, ठीक है ना। प्रलय मिसाइल की कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट फ्लाइट APJ अब्दुल कलाम, जिसको पहले व्हीलर आइलैंड बोलते थे उड़ीसा में, वहाँ पे ये किया है। प्रलय एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। ये एग्जैक्टली टर्म्स आपको याद रखने पड़ेंगे इसके बारे में, क्या कि इट्स अ इंडिजिनसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है ना। इंडिजिनसली डेवलप्ड है, सॉलिड प्रोपेलेंट क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस सिस्टम है, स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन है टू इंश्योर हाई प्रिसीजन, एंड द मिसाइल इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स अगेंस्ट वेरियस टारगेट्स, ठीक है ना। ये मिसाइल जो है इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वॉरहेड्स अगेंस्ट वेरियस टारगेट्स, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स यू शुड रिमेंबर, आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। तो ये आप याद रख सकते हैं इसको प्रलय के बारे में, ठीक है। इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे नो डिसीजन हैज़ बिन टेकन टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में अपने को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर देखो क्या होता है। देखो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो N से स्टार्ट होते हैं। एक है NRC और एक होता है NPR, ठीक है ना। NRC यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हो गया और ये हो गया नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स तो कॉमन सेंस है कि भाई एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सारे सिटीजन्स के नाम लिखे हुए हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कौन सा रजिस्टर है? ये वो रजिस्टर है जिसमें सारे रेसिडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, याद रखिएगा। इट इज़ यूज्ड टू रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस होता है। क्या होता है? हर सिटीजन, देखो सिटीजन मतलब जिसको सिटीजनशिप मिली हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, सिटीजनशिप मिली हो किसी न किसी तरीके से। रेसिडेंट मतलब हो सकता है उसको सिटीजनशिप ना मिली हो तो भी वो रेसिडेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेसिडेंट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो 6 महीने से आपके देश में रह रहा हो या फिर 6 महीने तक रहने की सोच रहा हो, ठीक है ना। पर्सन हु इज लिविंग इन द कंट्री फॉर 6 मंथ और हु इज इंटेंडिंग टू रिसाइड इन द एरिया फॉर 6 मंथ, ठीक है ना। तो रेसिडेंट की ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो NPR में ऐसे ही लोगों का नाम लिखा रहता है। NPR इंट्रोड्यूस हुआ था एज अ पार्ट ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, याद रखेगा। 2003 में इसके रूल्स बने थे, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और पहली बार इसको होम मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत 2010 में कलेक्ट किया गया था। याद रखिएगा, पहली बार इनिशिएट कब हुआ NPR? 2010 में। 2003 में ये रूल्स में लाया गया था, रूल्स के अंतर्गत लाया गया था। और ये सिटीजनशिप जो एक्ट है 1955 का, उसके अंतर्गत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको कंडक्ट करवाती है एंड इट इज़ डन मेंटेन्ड बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया।
पहली बार 2010 में इनिशिएट हुआ, फिर उसके बाद 2011 का सेंसस आ गया, तो फिर 2015 में इसको अपडेट भी किया गया। याद रखिएगा 2015 में इसको अपडेट भी किया गया, तो यही लास्ट इंसिडेंट है जब एनपीआर हुआ हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगली न्यूज है, काजीरंगा इन असम रिकॉर्ड्स थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर बांदीपुर एंड कॉर्बेट। ठीक है ना, तो अभी ये एक्चुअली एक सेंसस हुआ, एक रिपोर्ट में ये देखा गया कि कौन से जो ये एक सेकंड में बताता हूँ कौन सी कैटेगरी में, क्योंकि ये कोई स्टेट वाइज कैटेगरी नहीं है। चलो पहले हम देखते हैं। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो है असम में, इट हैज रिकॉर्डेड थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया आफ्टर द बांदीपुर टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। ये थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है, याद रखिएगा। टाइगर डेंसिटी मतलब एक एरिया में सबसे ज़्यादा जब टाइगर पाए जाए, मतलब कितने कम एरिया में कितने ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, तो डेंसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर है काजीरंगा। पहले पे है बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, दूसरे पे है कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, तीसरे नंबर पे काजीरंगा जो कि असम में है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको याद रखना है। अब ये आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट एवर सैम्पलिंग हुई है अभी इस बार। एक्चुअली काजीरंगा का ये एक डिवीज़न है जिसको हम बोलते हैं विश्वनाथ डिवीज़न। ठीक है ना, काजीरंगा का एक डिवीज़न है जिसको हम बोलते हैं विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न, जहाँ पर 27 टाइगर पाए गए, रिकॉर्ड किए गए, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अच्छा, इस न्यूज़ आर्टिकल में एक और क्वेश्चन, एक और बॉडी के बारे में मेंशन था जिसको हम बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। ठीक है, तो एनटीसीए के बारे में थोड़े आपको फैक्ट बता दो कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है कि स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत बनाई गई है। 2006 में इसको बनाया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। 2006 के अंतर्गत इसको बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू प्रोजेक्ट टाइगर यही देखता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एंड सेंटर स्टेट मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व्स ये भी मेंटेन करता है। एंड टाइगर सेंसस जो कि हर 4 साल में होता है ना, वो भी यही करवाता है। टाइगर सेंसस भी हर 4 साल में एनटीसीए ही करवाता है। ठीक है ना, एनटीसीए का कंपोजिशन अगर हम देखें तो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ MOEFCC जो है उसका चेयरपर्सन होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन MOEFCC जो होता है उसका वाइस चेयरपर्सन होता है। ठीक है, तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ MOEF होगा ना, मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वही इसका चेयरपर्सन होगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक मेक्स कम बैक इन बारबाडोस। तो ये स्नेक आपको दिख रहा होगा, दिस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्नेक। इसको हम बोलते हैं बारबाडोस थ्रेड स्नेक। पहले ही एक्सटिंक्ट माना जाता था लेकिन अभी फिर से दिखा है थ्रेड स्नेक, बारबाडोस थ्रेड स्नेक, आपको याद रखेगा। इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। देखो, इस पेज के एडिटोरियल आज आप छोड़ देना, बिल्कुल भी पढ़ने योग्य नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं बिहार रिलेटेड है, ये भी नहीं। आज हम जो एडिटोरियल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ये बहुत प्यारा एडिटोरियल है, वाइज द गिनी इंडेक्स रॉन्ग अबाउट इंडिया। एडिटोरियल में नहीं, ओपिनियन पेज में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है ना, तो लेट्स कम टू दिस। इसके नोट्स मैंने लिखे हैं। गिनी कोफिशिएंट में इंडिया का स्कोर 25.5 था। इसका मतलब है कि इंडिया मॉडरेटली टू लो इनइक्वालिटी कैटेगरी में आता है इंटरनेशनली। कौन से? मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी में। ठीक है ना, ऑथर का ये कहना है कि ये जो स्टैटिस्टिकल रैंकिंग है ये इनकंसिस्टेंट है लाइव रियलिटी से। अगर हम इंडिया की लाइव रियलिटी देखें तो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी और ज़्यादा है। ऑथर का ये कहना है कि कम नहीं है। तो भाई ये मॉडरेटली लो इनइक्वालिटी क्या है? तो ऑथर ने बोला कि भाई देखो, जो गिनी कोफिशिएंट की मेथडोलॉजी है वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो इनकम डिपेंडेंट है, वो क्वांटिटेटिव इनइक्वालिटी को ही काउंट करता है। लेकिन जो कहना चाहिए कि जो क्रॉस रोड्स हैं इनइक्वालिटीज़ के, उनको छोड़ देता है। अब जैसे कि ऑथर ने बोला, पहले तो चलो वेल्थ इनइक्वालिटी की बात कर लें। इंडिया में टॉप 1% की पॉपुलेशन जो है उसके पास 22.6% नेशनल इनकम है। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रीम गैप है, जहाँ पे लग्जरी कार से लेकर के ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सब में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एजुकेशनल इनइक्वालिटीज, नाउ दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी विच द ऑथर टॉक्स अबाउट। द सेकंड वन इज एजुकेशनल इनइक्वालिटी। द थर्ड वन यहाँ पे ऑथर ने बोला है, देखो जो है वो है जेंडर इनइक्वालिटी। द थर्ड वन इज जेंडर इनइक्वालिटी। यहाँ पे women make up to 35.9% of India's workforce, but they hold only 12.7% of the leadership roles। आप देख सकते हैं कि women equality है, gender inequality है, एंड इसके अलावा जो चौथी इनइक्वालिटी ऑथर ने इसकी बात की वो है डिजिटल इनइक्वालिटी, यानी कि ओनली 25% ऑफ द रूरल women have access to internet compared to 49% of the rural men
आप देख सकते हैं डिजिटल इनइक्वालिटीज भी हैं। देन फोर्थ या फिफ्थ यहाँ पे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है कि यहाँ के जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा वो लो पेइंग इनफॉर्मल जॉब्स में लगी हुई है ना। फॉर्मल जॉब्स, हाई पेइंग जॉब्स और जो यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिले ऐसी जॉब्स कम लोगों के पास में। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस किया ऑथर ने, न केवल वेल्थ इनइक्वालिटी को डिस्कस किया है बल्कि एजुकेशनल इनइक्वालिटी को, जेंडर इनइक्वालिटी को, डिजिटल इनइक्वालिटी को, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी को, इन सब को डिस्कस किया गया है। गिनी कोफिशिएंट आपको पता होगा कि एक न्यूमेरिकल मेजर होता है इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना, जो कि रेंज करता है 0 से 1 में। अगर 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 25.5 है, मॉडरेटली लो टू मॉडरेट इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको, है ना, मॉडरेटली लो या लो टू मॉडरेट। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये जो फिगर है ये अंडर रिप्रेजेंट करता है रियलिटी को, इट अंडर रिप्रेजेंट्स द रियलिटी ड्यू टू लिमिटेशंस इन कैप्चरिंग इनफॉर्मल इनकम एंड रूरल इनइक्वालिटी। इसके अलावा इट ऑल्सो फेल्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्ट्रक्चरल एंड इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटीज। जो स्ट्रक्चरल और इंटरसेक्शनल इनइक्वालिटीज हैं, जेंडर, रिलीजन, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, इन सबको ये काउंट नहीं करता है। तो ऑथर ने वही कहा कि गिनी स्कोर ठीक है, अच्छा है आपकी प्रोग्रेस के बारे में, लेकिन ग्राउंड लेवल की जो डिस्पैरिटीज़ हैं वेल्थ, जेंडर, डिजिटल एक्सेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की, उनको वो काउंट नहीं करता है। तो इसके लिए हम इसको सही नहीं मान सकते। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एडिटोरियल। बहुत ही अच्छा एडिटोरियल था, बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसमें सीखने को मिलते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आगे मूव करते हैं। व्हाट डिड द आईसीजे से ऑन द क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था, आप सबको याद होगा 23 जुलाई को, मैंने बात भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, क्लाइमेट चेंज करवा रहे हैं अगर आप, तो फिर आपके ऊपर एक मतलब लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। देयर शुड बी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, और आपको रिपरेशंस देना चाहिए ऐसी कंट्रीज़ को जिनको नुकसान पहुंच रहा है ना। जैसे वनुआतू आइलैंड जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वाटर लेवल बढ़ रहा है और जहाँ पर कि लोगों को नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, तो ऐसी कंट्रीज को आपको रिपरेशंस देना चाहिए। दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन एडवाइजरी ओपिनियन दिया है अभी 23 जुलाई को, ठीक है ना। नाउ दिस इज द थिंग विच इज देयर। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो ऑथर ने कहा भाई इसके लिए इसमें जो है ये पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए क्योंकि ये रीइंफोर्स करता है मल्टीलेटरलिज्म को, जैसे कि यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इन सब की वैलिडिटी को रीअफर्म करता है ये जजमेंट। इसके अलावा कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज का जो प्रिंसिपल है, सीबीडीआर का जो प्रिंसिपल है, उसको ये रीअफर्म करता है, ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेस दैट एज वेल, ठीक है ना। इसके अलावा ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन को भी रीअफर्म करता है कि भाई क्लाइमेट जो है वो केवल एक कंट्री डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है ना। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाता है कि भैया आप डेवलप्ड कंट्रीज के, ग्लोबल नॉर्थ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टुवर्ड्स द ग्लोबल साउथ, ठीक है ना। लेकिन कंसर्न्स की बात करें अगर, तो कंसर्न्स की बात करें तो पेरिस एग्रीमेंट का टेम्परेचर देखो, बाइंडिंग टेम्परेचर टारगेट था, आईसीजे ने ये बोला है ना, लेकिन वहीं पे अगर आप देखें तो जो बाइंडिंग इसके तरीके होने चाहिए थे वो इन्फोर्स नहीं किए। देखो सिंपल से मैं इसको इसमें इस एडिटोरियल में जो मेंशन्ड है वो बता देता हूँ आपको कि एक तो हमने गोल्स मिस कर दिए हैं, चाहे पेरिस एग्रीमेंट का गोल हो हमने मिस कर दिए हैं। डेवलपमेंट इम्परेटिव में भी हमारे पास ब्लाइंड स्पॉट है, हमको यही नहीं पता कि हम क्या करें, डेवलपमेंट की तरफ चलें कि इन्वायरमेंट की तरफ चलें, ठीक है ना। तो ये भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऑथर ने वो बोला कि भाई आपको एक बाइंडिंग वो भी लगाने चाहिए थे, यू शुड हैव बाइंडिंग स्टेप्स ऑल्सो, बट बाइंडिंग स्टेप्स आईसीजे ने नहीं बताए, लीगल ऑब्लिगेशंस आईसीजे ने नहीं बताए, इट डिड नॉट इम्पोज एनी न्यू लीगल ऑब्लिगेशंस, केवल और केवल साइड से बोल के चले गए। अब देखो ऑथर ने वही कहा कि ये क्या होता है कि ऐसे में फिर जजमेंट जो हो जाता है ना आपका, वो एक सिंबॉलिक हो जाता है। तो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज कि दिस जजमेंट इज मेयरली सिंबॉलिक, क्योंकि कोई भी एक्शनेबल चीज़ यहाँ पे लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर, ठीक है ना। ठीक है, आप सब रिकॉग्नाइज कर रहे हो, लेकिन आप लीगली बाइंडिंग जब तक नहीं लगाओगे किसी के ऊपर ऑब्लिगेशन, तब तक आप नहीं कर सकते उससे। तो दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आईएमएफ ने अपग्रेड किया इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को। तो आप देख सकते हैं आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ अपग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस टू 6.4%, ठीक है ना। पहले इसने कम किया था लेकिन अब बढ़ा दिया है, ठीक है। तो आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अगर आपसे कोई पूछे कि कौन देता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ देता है।
आईएमएफ के बारे में आपको पता होगा, यू नो अबाउट आईएमएफ। कब बना था? तो आईएमएफ बना था 1944 में। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, और ये वर्ल्ड बैंक के साथ बनाया गया था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। मेंबर 190 कंट्रीज हैं। पर्पज है टू प्रमोट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो ये भी आपको बता दिया मैंने। आगे देखते हैं कुछ और न्यूज़ आर्टिकल हैं क्या। तो आगे ऐसा कुछ है नहीं। आई थिंक दैट इज इट फॉर द डे। That is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.